वेलकम और स्वागत है आप लोगों का एक ट्रू क्राइम वीडियो में। किसी भी अडल्ट कंटेंट क्रिएटर की ज़िंदगी अगर आप उनके सोशल मीडिया से देखोगे तो शायद उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग सकती है। उनके पास वो पैसा होता है, उनके पास वो फेम होता है, उनके पास वो अटेंशन होता है जो हर इंसान चाहता है। पर जब हम इनके रियल लाइफ के बारे में बात करें तो शायद उनकी ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसा हमें दिखाया गया है। रिसेंट कुछ ईयर्स में बहुत सारे ऐसे क्रिएटर सामने आए हैं और उन्होंने बड़े ही ओपनली कहा है कि उनकी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, और इन प्रॉब्लम्स में मेंटल हेल्थ और सेफ्टी बहुत बड़ा योगदान देता है। तो आज हम एक ऐसी ही ओनली फैन मॉडल के बारे में बात करेंगे जो अपने बाथटब में मरी हुई मिली। अब जब ये अनफॉर्चुनेट न्यूज़ सामने आई तो पहले तो इससे एक हार्ट अटैक का केस बताया जा रहा था, पर जैसे जैसे इस केस में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई अब ये एक हार्ट अटैक का केस नहीं बल्कि एक मर्डर केस की तरह देखा जा रहा था। तो आखिरकार उस दिन उस बाथटब में ऐसा क्या हुआ था, और जिस किसी ने भी ये खून किया आखिर उसके पीछे का मोटिव क्या था, और इन्हीं सब क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे हम आज की ट्रू क्राइम वीडियो में। आयरिस, जिसका असली नाम सेयू सिन था, वो ताइचुंग सिटी ताइवान से थी। उसने अपने करियर की शुरुआत एज अ नर्स करी थी, पर इसके साथ ही साथ वो कभी कभार सोशल मीडिया में फोटोज अपलोड किया करती। अब सोशल मीडिया में वो तकरीबन साल 2019 से थी। अब उसने अपने कंटेंट की शुरुआत ब्यूटी, फिटनेस, फैशन, मॉडलिंग इन सब से करी थी, और इस टाइम तक वो अपना नर्स का करियर छोड़ चुकी थी और अब वो एक फुल टाइम क्रिएटर बन चुकी थी। पर इस करियर में आयरिस के लिए आ चुकी थी अब एक प्रॉब्लम। देखो, उसके बहुत सारे पोस्ट ऐसे थे जो काइंड ऑफ न्यूडिटी और थोड़ा बहुत सॉफ्ट पॉर्न की तरफ थे, तो इसी के कारण बहुत सारे जो उसके पोस्ट थे वो रेस्ट्रिक्ट हो चुके थे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2022 में वो खोलती है अपना ओनली फैन अकाउंट। ओनली फैंस पर वो बहुत सारी ऐसी चीजें अपलोड कर सकती थी जो वो शायद अपने इंस्टाग्राम और टिकटॉक में कभी अपलोड ना कर पाती। और इसके साथ ही साथ अगर हम पैसों को भी जोड़ दे तो ये प्लेटफॉर्म उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। नाउ इंस्टाग्राम और टिकटॉक के तरह ही उसका ओनली फैंस भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, जिसके कारण वो ताइवान की टॉप 1% ओनली फैन क्रिएटर में आ चुकी थी। अब कुछ और साल बीत जाते हैं और अब था साल 2025। आयरिस को एक दिन ये पता चलता है कि मलेशिया में एक म्यूजिक का वीडियो शूट होने वाला था, और इसी के शूट के लिए उसे इनवाइट किया गया था। ये जो शूट है वो तकरीबन 4 दिन के लिए चलने वाली थी, जिसके बाद जो आयरिस है वो ताइवान से मलेशिया फ्लाई करती है। यहाँ मलेशिया पहुँचने के बाद वो एक होटल में स्टे कर रही थी। नाउ इस केस की जो आगे की इवेंट्स है ये समझने के लिए पहले मैं आपको एक कैरेक्टर से मिलाता हूँ। ये है नामवी, जो मलेशिया का एक बहुत ही पॉपुलर रैपर है। ये अपने म्यूजिक के कारण काफ़ी ज़्यादा फेमस तो था ही, पर इसके साथ ही साथ ये कंट्रोवर्सीज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस था। शुरुआत से ही इसके जो गाने के लिरिक्स थे वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी से भरे हुए थे। उसका एक सॉन्ग ऐसा था जिसमें वो मलेशिया के जो नेशनल एंथम था उसे डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। इसके गानों ने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी हर्ट कर रखा है, और कभी कभी इसके जो लिरिक्स हैं वो मिसोजिनिस्टिक रिमार्क भी पास करते थे। पास्ट में इसने चाइनीज नेशनलिज्म के अगेंस्ट भी बोला है, जिसके कारण ये तो चाइना में बैन भी हो रखा है। नाउ कंट्रोवर्सीज से लोग तुम्हें जानने तो लगता है, तुम्हारे बारे में बात भी करते हैं, पर कभी कभी तुम्हें इसका प्राइस भी पे करना पड़ता है। और नामवी के केस में भी कुछ ऐसा ही देखा गया। उसे उसके लिरिक्स के कारण मल्टीपल टाइम्स अरेस्ट किया गया है। नाउ अब हम अपनी केस में वापस आते हैं और ये देखते हैं कि नामवी आयरिस से कैसे जुड़ा हुआ है। देखो, साल 2020 में नामवी का एक गाना आया था जिसपे वो आयरिस के साथ कोलैबोरेट कर रहा था। अब क्योंकि इन दोनों ने पहले भी साथ में काम किया हुआ है, तो इस बार भी जो आयरिस मलेशिया आ रही थी वो नामवी के म्यूजिक वीडियो शूट के लिए ही थी। पर आयरिस ने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस बार का जो उसका शूट होने वाला है वो उसकी जिंदगी का आखिरी शूट होने वाला था। 22 अक्टूबर 2025। रिपोर्ट्स का ये कहना है कि नामवी और आयरिस अपने म्यूजिक वीडियो शूट के बारे में डिस्कस करने वाले थे, और इसी के लिए वो दोनों साथ में एक होटल रूम में थे। जिसके बाद जो आयरिस है वो अपने बाथरूम में शावर लेने जाती है। अब तकरीबन 1 घंटे बीत चुके थे और अब तक जो आयरिस है वो अपने बाथरूम से बाहर नहीं आई थी, जिसके कारण जो नामवी है वो उसे चेक करने जाता है। बट बाथरूम पहुंचने के बाद वो ये देखता है कि आयरिस बाथटब
बाथटब में मरी हुई थी। पर याद करने वाली चीज ये थी कि उस दिन बाथटब में वहां कोई पानी नहीं था। अब आयरिस को इस हालत में देखकर नाम्बी काफी ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद वो होटल स्टाफ को इन्फॉर्म कर देता है और यहाँ से होटल स्टाफ पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। अब जैसे ही मलेशियन पुलिस को ये रिपोर्ट मिली तो वो इमीडिएटली उस होटल में आ जाते हैं। इनिशियली जो मलेशियन अथॉरिटीज है उन्होंने ये बताया कि ये एक सडन डेथ है, पर जब ये न्यूज बाहर सामने आई तो आयरिस का जो मैनेजर है और आयरिस की जो फैमिली है वो इस चीज के एकदम खिलाफ थे। उन्होंने ये कहा कि आयरिस को कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी और इसके साथ ही साथ वो फिटनेस को लेके भी काफी ज्यादा सीरियस थी और इतनी यंग एज में एक हार्ट अटैक के कारण मौत होना ये बहुत ज्यादा रेयर होता है। पर अब क्योंकि आयरिस का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अब तक सामने नहीं आया था तो कोई भी एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ नहीं पता चला हमें। जैसे ही आयरिस की जो न्यूज है वो बाहर आ गई, इसके कुछ समय बाद जो पुलिस है वो नाम्बी को अरेस्ट कर लेती है। पर जो ये अरेस्ट थी वो आयरिस से केस से रिलेटेड नहीं थी बल्कि ड्रग्स केस से रिलेटेड थी। दरअसल पूछताछ के दौरान पुलिस को रूम में से ड्रग्स मिले थे और जब नाम्बी का टेस्ट कराया गया तो ये चीज कंफर्म हो चुकी थी कि उसने ड्रग्स लिए थे और ड्रग्स के पोजेशन के लिए ही उसको अरेस्ट किया गया था। पर 2 दिन कस्टडी में रहने के बाद जो नाम्बी है वो बेल पर बाहर आ जाता है। पर बेल मिलने के बाद उसने जिस तरीके से रिएक्ट किया ये थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल है। जैसे ही नाम्बी बेल पर बाहर निकला उसने अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी डाली और इसके साथ ही साथ उसने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी अपलोड करा। तो आइए एक बार साथ में मिलकर उसके इंस्टाग्राम पोस्ट में नजर डालते हैं। सबसे पहले तो वो ये बोलता है कि ना ही उसके पास ड्रग्स थे और ना ही उसने ड्रग्स लिए थे। पर फिर इसमें सोचने वाली बात यही है कि अगर उसने नहीं लिए थे तो आखिरकार उसके जो टेस्ट हैं वो पॉजिटिव कैसे आ गए। इसके बाद वो ये कहता है कि वो इस केस के बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। वो ये भी कहता है कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है और इस चीज के लिए वो फाइट बैक करने के लिए रेडी है। पर ये पढ़ने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कौन उसे ब्लैकमेल कर रहा है या फिर कैसे उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो इस ब्लैकमेल को लेकर कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं देता। अब जैसे ही नाम्बी का जो केस है ये बाहर आया सबको यही लग रहा था कि ये बस एक डैमेज कंट्रोल पोस्ट है और इसके साथ ही साथ इस केस का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि आखिरकार नाम्बी आयरिस के रूम में कर क्या रहा था। वो तो यही कहता है कि वो आयरिस के साथ म्यूजिक वीडियो के बारे में बात कर रहा था। अब आप लोगों को ये चीज बिलीव करनी है या नहीं ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। नाउ अब तक आयरिस का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने नहीं आया था और ऐसा बताया जा रहा है कि सब कुछ एकदम क्लियर होने में तकरीबन 2 से 3 महीने और लग सकते हैं। तो जब तक सभी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करेगी, पर इस केस को एक मर्डर केस की तरह देखा जाएगा। तो फिलहाल के लिए जो ये केस है वो अभी तक अनसॉल्व्ड है और इस वीडियो में मैं कुछ भी कंक्लूजन नहीं दे सकता। डेफिनेटली मैं इस केस का जो फॉलो अप है वो बनाऊंगा, पर मैं वो तभी बनाऊंगा जब सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लाइक कोर्ट का जो जजमेंट है वो सब खत्म होने के बाद ही बनाऊंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया तो यार उसके लिए बिग थैंक यू और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।